बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान एनसीपी अजित गुट में शामिल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान ने एनसीपी अजित गुट ऑफिस में पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद जिसान ने कहा, यह मेरे और परिवार के भावुक पल हैं। मैं बांद्रा पूर्व से नामांकन भरूंगा। विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी सहमति। 4 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उतरे उम्मीदवार। महाराष्ट्र नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। इसके बाद भी महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। इस वजह से एमवीए में शामिल उद्धव ठाकरे। पटना मेट्रो की सुरंग में हुआ ट्रेन का ब्रेक फेल। पटना में मेट्रो टनल निर्माण के दौरान सोमवार रात ब्रेक फेल होने से मलबा ले जाने वाली ट्रेन ने मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह हादसा पटना विश्वविद्यालय रूट पर हुआ, जिसमें एक मजदूर के शरीर के टुकड़े तक हो गए। हाइड्रोलिक मशीन की खराबी को हादसे का कारण बताया जा रहा है। गाजियाबाद कोर्ट में जज वकीलों में बहस। मौके पर पहुंची पुलिस। गाजियाबाद कोर्ट में जज और वकील के बीच बहस के बाद जोरदार हंगामा हो गया। पुलिस ने लाठी लेकर वकीलों को पीछे धकेला और स्थिति बिगड़ने पर केंद्रीय रिजर्व फोर्स को तैनात किया गया। महाराष्ट्र में नामांकन के आखिरी दिन नवाब मलिक ने भरे 2 पर्चे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मानखुर्द शिवाजी सीट खूब चर्चा में है। अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने यहां से नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 पर्चे भरे हैं। अगर मुझे पार्टी की तरफ से AB फॉर्म नहीं मिला तो मैं निर्दलीय खड़ा होने वाला हूं। कोलकाता रेप मर्डर। जूनियर डॉक्टर्स के 2 गुट आमने सामने। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले पर जूनियर डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन गंभीर रूप ले चुका है। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने नवगठित पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन पर गुटबाजी और अस्पताल परिसर में धमकी संस्कृति फैलाने का आरोप लगाया है, जिससे दोनों संगठन आमने सामने हैं। भारत के 2 कॉरिडोर जो बदल देंगे रणक्षेत्र का पूरा गेम। भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए 2025 तक $250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा एयरबेस C295 प्लांट का उद्घाटन करते हुए कहा कि हम भारत को विमानन और एयरोस्पेस का एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के रक्षा औद्योगिक गलियारे इसका उदाहरण है। भारत के 2 कॉरिडोर रणक्षेत्र का पूरा गेम बदल देने की क्षमता रखते हैं। सत्येंद्र जैन धन संशोधन मामले में सहयोगी वैभव और अंकुश जैन को मिली जमानत। दिल्ली उच्च न्यायालय में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की धन संशोधन मामले में आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर को मिली जमानत के 10 दिन बाद यह राहत दी। नीट PG 2024 काउंसलिंग 11 नवंबर से शुरू। नीट PG में ट्रांसपेरेंसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसके चलते नीट PG पास कर चुके उम्मीदवार काफी समय से काउंसलिंग के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। फोर्डा के अनुसार नीट PG 2024 काउंसलिंग 11 नवंबर से शुरू होने जा रही है। सपा ने यूपी में कांग्रेस को झटका नहीं दिया। अखिलेश यादव बोले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा ने यूपी में कांग्रेस को झटका नहीं दिया है। हम साथ हैं और सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। सवाल सीट नहीं जीत का है। इंडिया अलायंस साथ लड़ रही है। अखिलेश ने यह कहा कि बिना कांग्रेस समर्थन वह संभव नहीं था। लैब में तैयार हुआ था नारा, अखिलेश यादव ने किया दावा। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह किसी लैब में तैयार हुआ था। अपने सबसे सुटेबल लीडर से नारा कहलवाया गया। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिस राजधानी में हम बैठे हैं वहां पुलिस की हिरासत में मौत हो रही है। आज पूरे प्रदेश में जंगल राज। अजय राय का बयान आया सामने। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज है, जिससे कांग्रेस बदलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में दंगे कराए जा रहे हैं और हाल ही में अमन गौतम पुलिस कस्टडी में मारे गए। राय ने योगी जी पर भी सवाल उठाया कि वे पीड़ित परिवार को अपने ऑफिस बुलाकर संवेदना जताते हैं, जबकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी। जिसान सिद्दीकी और सलमान खान को दोबारा मिली जान से मारने की धमकी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान सिद्दीकी और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। सलमान खान और जिसान सिद्दीकी को धमकी देने को लेकर 29 अक्टूबर को 2 मामले सामने आए हैं। एक मामला जिसान सिद्दीकी के बांद्रा ईस्ट स्थित जनसंपर्क कार्यालय के फोन पर आई धमकी है। दूसरा मामला मुंबई कंट्रोल रूम के नंबर पर धमकी देने का है। मुंबई पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पप्पू यादव के बाद सांसद गिरिराज सिंह को मिली धमकी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी मिली है। अब हाल ही में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली थी और अब बेगूसराय सांसद का नंबर आ गया। अमजद 1521 के नाम से उन्हें व्हाट्सएप कॉल आया और जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि गिरिराज सिंह की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। डायोर बैग विवाद पर सामने आई जया किशोरी की प्रतिक्रिया।
कथावाचक जया किशोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो डायर ब्रांड के बैग के साथ दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इसकी कीमत लाखों में है और ये जानवर की चमड़ी से बना हुआ है। इस पर जया किशोरी ने कहा कि वह इस बैग को कई साल से इस्तेमाल कर रही हैं। यह पूरी तरह से कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग है। उन्होंने कहा कि मैं अपने चाहने वालों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया और आगे भी गलत नहीं करूंगी। वायुसेना को झटका, इंजन की सप्लाई नहीं कर पा रही अमेरिकी कंपनी। भारतीय वायुसेना को बड़ा झटका लगा है क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस साल 18 की बजाय केवल 2 तेजस मार्क ए जेट विमान की सप्लाई करेगा। इसकी वजह अमेरिका 18 साल से रह रहा था बांग्लादेशी रमजान शेख। बेंगलुरु पुलिस ने 38 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक रमजान शेख को गिरफ्तार किया, जो पिछले 12 वर्षों से अवैध रूप से शहर में रह रहा था। उसकी पहचान नरेल बांग्लादेश के निवासी के रूप में हुई है। रमजान ने फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और भारतीय पासपोर्ट बनाए थे। उसने बेंगलुरु में दूसरी शादी की और अपने बच्चों के साथ रह रहा था, जबकि वह भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल बांग्लादेश जाने में करता था। मुंबई में किराए से करोड़ों कमा रही थी एसबीआई चीफ माधवी बूच। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूच पर कांग्रेस ने नए आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि बूच ने अपनी मुंबई स्थित संपत्ति ग्रीन वर्ल्ड बिल्डकॉन एंड इंफ्रा को किराए पर दी, जिससे उन्हें 2 करोड़ 16 लाख रुपए की आय हुई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया कि बूच और उनके पति की कंपनी अगोर एडवाइजरी। कैसा होगा महाराष्ट्र का हाल, कांग्रेस को मुस्लिम नेता ने खूब सुनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम नेता कांग्रेस से नाराज दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों और दलितों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हरियाणा जैसे नतीजे आएंगे। अहमद ने कांग्रेस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन मुसलमानों और दलितों ने पार्टी को लोकसभा में जिताया वे अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नागपुर पुलिस ने विमान बम धमकी के मुख्य आरोपी की पहचान की। कुछ दिनों से देश भर में विमानों में बम होने की खबर से दहशत का माहौल है। इसे लेकर नागपुर पुलिस ने विमानों को बम उड़ाने की धमकी वाले शख्स की पहचान कर ली है। पुलिस ने 35 वर्षीय जगदीश उइके को धमकियां का मुख्य आरोपी बताया। कांग्रेस को महाराष्ट्र और झारखंड उपचुनावों में बीजेपी और इंडिया गठबंधन की चुनौती। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 48 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो कांग्रेस को बीजेपी का सामना करना पड़ा है और इंडिया गठबंधन में भी अपनी स्थिति भी बचानी है। हरियाणा और जम्मू रीजन में हार के बाद कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन उपचुनावों में सुधार का मौका है। सीट बंटवारे में भी सहयोगी दलों के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टिकट कटने पर शिवसेना नेता श्रीनिवास वनगा लापता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन की आज आखिरी तारीख है। इसी बीच पालघर विधानसभा सीट पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कैंडिडेट उतारा तो मौजूदा विधायक श्रीनिवास वनगा डिप्रेशन में चले गए हैं। उन्हें एकनाथ शिंदे सेना से टिकट नहीं दिया गया है। इससे वह बेहद आहत हैं और खबर मिल रही है कि 12 घंटे से वे लापता हैं। खान की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने वक्फ बोर्ड घोटाले में दाखिल की चार्जशीट। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। उन्हें 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। खान के खिलाफ यह जांच 2 एफआईआर पर आधारित है, एक सीबीआई द्वारा वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के संबंध में और दूसरी दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में। आपके मुस्लिम नेता ने केजरीवाल को दिया झटका, इस्तीफे का ऐलान। आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विचारों में बढ़ते फासले का हवाला देते हुए पार्टी से अलग होने का संकेत दिया है। रहमान ने मंगलवार को एक्स हैंडल पर अपने फैसले की जानकारी देते हुए पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को टैग किया। कहा कि उम्मीद है कि पार्टी और समर्थक। मोदी ने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना का विस्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सरकारों के राजनीतिक स्वार्थ के कारण योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं, जिससे वह वहां के बुजुर्गों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। पीएम ने कहा कि वह दिल्ली के बुजुर्गों से क्षमा मांगते हैं कि वह उनकी सेवा नहीं कर सकेंगे। हिजबुल्लाह का नया चीफ बना नईम कासिम। लेबनान के हिजबुल्लाह चरमपंथी समूह के नईम कासिम को अपना नया नेता चुना है। वह पिछले महीने इजरायली हवाई हमले में मारे गए हसन नसरल्लाह की जगह लेंगे।
कासिम, जो लंबे समय से नसरुल्लाह का सहायक था, अब कार्यवाहक नेता के रूप में कार्य कर रहा था। हिजबुल्लाह की शूरा परिषद ने कासिम को महासचिव चुना है और समूह ने नसरुल्लाह की नीतियों को जारी रखने का संकल्प लिया है। अमेरिका जाएंगी स्वाति मालीवाल, दिल्ली कोर्ट से मिली इजाजत। दिल्ली की एक अदालत ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को अपनी बीमार बहन से मिलने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है। उन्हें 2 से 15 नवंबर तक यात्रा करने की इजाज़त मिली है। मालीवाल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 89वें सत्र में भाग लेने की भी अनुमति मांगी थी। हालांकि उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आपसे जुड़े लोगों को महिला अधिकार संस्था में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। इस मामले की जांच जारी है। चीन को मिला तगड़ा झटका, ब्राजील ने ब्रिक्स से बाहर होने का किया ऐलान। ब्राजील ने चीन के अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल न होने का ऐलान किया है, जिससे चीन की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ब्राजील भारत के बाद इस मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश है। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के विशेष सलाहकार सेल्सो एमोरीम ने बताया कि ब्राजील चीनी निवेशकों की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को बीमा पॉलिसी के रूप में नहीं लेना चाहता। यह निर्णय चीन के लिए निराशाजनक है। कोहली ने मैक्सवेल को इंस्टाग्राम पर किया था ब्लॉक, अब कर दें समर्थन। विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल के रिश्ते में एक समय कड़वाहट आई जब कोहली ने मैक्सवेल को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया था। यह घटना 2017 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान हुई, जब मैक्सवेल ने कोहली के कंधे पर चोट लगने के बाद उनका मजाक उड़ाया। हालांकि अब दोनों IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं और कोहली ने मैक्सवेल को टीम में शामिल करने का समर्थन किया है। भूल भुलैया 3 या सिंघम अगेन, कौन करेगी ज्यादा कमाई? 2024 सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश 1 नवंबर को होने वाला है, जब कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 3 और रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन एक साथ रिलीज होंगी। ट्रेंड एनालिटिक तरन अदर्स के अनुसार अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि दोनों फिल्मों को कितने स्क्रीन्स मिलेंगे। सोशल मीडिया पर यूजर्स का मानना है कि सिंघम अगेन 40 से 50 करोड़ का कारोबार करेगी, जबकि भूल भुलैया 3 25 से 35 करोड़ की रुपए कमाई कर सकती है।